तो दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं हमारे देश के अलग अलग फेडरल एस्पेक्ट्स पर। फेडरल एस्पेक्ट्स शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि आप जानते हो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर तो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल प्रॉपर तरीके से बखूबी तरीके से फॉलो होता है हमारे देश में, जहाँ पर पावर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर क्या ये फैब्रिक के अंदर, क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर, क्या इस पावर डिवीजन पावर शेयरिंग के अंदर किसी प्रकार के कुछ चेंजेस आते हैं क्या, इसको जानते हैं। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो एक इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन के बड़े ड्रास्टिक और वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स होते हैं हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम पर। और इन कॉन्सिक्वेंसेज को, इन इफेक्ट्स को हम लोग तीन कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगने वाली नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होगा सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर, इसका इफेक्ट क्या होगा लोकसभा और विधानसभा की लाइफ पर, और मौलिक अधिकारों पर इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, वैसे तो जब हम कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है इमरजेंसी की परिस्थिति में, उसके लिए आर्टिकल होता है 356। टिपिकली एक स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेल होना या फिर उसका डायरेक्टर फॉलो ना करना जो कि उसको सेंटर ने दिया था, उसके बाद राष्ट्रपति शासन वहां पर लग जाना। ठीक है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है उसके बाद देश में शासन और प्रशासन किसके हाथ में है फिर। वो भी प्रेसिडेंट के हाथों में ही है, लेकिन प्रेसिडेंट ना ही जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है शाइनी वहां डायरेक्टली इस चीज को एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ना ही नेशनल इमरजेंसी के केस में इस चीज को एक्सरसाइज कर रहे हैं। बस प्रेसिडेंट रूल स्पेशल नाम यूज करा जाता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। राइट प्राची, राइट शाइनी। अल्टीमेटली नेशनल इमरजेंसी में भी तो शाइनी प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम कर रहे हैं ना ये वाली चीज। सेंट्रल गवर्नमेंट तो नाम नहीं आता ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएम ने प्रोक्लेम करी इमरजेंसी है। तो जो भी डायरेक्टिव, जो भी डिसीजन होंगे उनको कौन ले रहा है, नाम किसका है वैसे आगे नेशनल इमरजेंसी के केस में भी प्रेसिडेंट। लेकिन पीछे से बैक एंड में चाहे आर्टिकल 356 हो, 360 हो, 365 हो, 352 हो, कौन है बैक एंड में, हु इज बिहाइंड द कर्टन, पीएम एंड हिज काउंसिल एंड हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये हमारा है पहला टॉपिक। तो जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो रखी हो तो हमारे देश का जो नॉर्मल फेडरल फैब्रिक होता है, फेडरल फैब्रिक मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है, पावर डिवाइडेड है, दैट फैब्रिक, दैट स्ट्रक्चर अंडरगोज अ बेसिक चेंज। अब इसको हम तीन कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव फैब्रिक कैसे चेंज होता है, लेजिस्लेटिव फैब्रिक कैसे, और फाइनेंशियल फैब्रिक कैसे। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर की। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर एग्जीक्यूटिव पावर जो है सेंटर की, इट एक्सटेंड्स टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट रिगार्डिंग किस वे में उनको अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करना है। वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर स्टेट्स को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करना है तो ये स्टेट कैसे कर पाते हैं, कैसे उनको संविधान ने ये ताकत दे रखी है करने की, कर पाते कि नहीं कर पाते, पहले ये बताओ। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर कैसे कर पाते हैं, क्या है संविधान का वो शस्त्र जो कि स्टेट के पास है। हाँ, नहीं नहीं 365 नहीं, स्टेट के पास पूछ रहा हूं मैं। उनके पास लेजिस्लेशन की पावर कौन से सब्जेक्ट मैटर्स पर जो कि कहां पर लिस्टेड है, स्टेट लिस्ट में अंडर 7th शेड्यूल। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की, इट एक्सटेंड्स टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट रिगार्डिंग द मैनर कि कैसे उनको अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करना है। क्या इस लाइन को घुमा फिराकर हम ऐसा कह सकते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट इस टाइम पर हस्तक्षेप इंटरफेरेंस करने लग जाती है स्टेट लिस्ट के दूसरे, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स पर या किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर, है ना। नॉर्मल
सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, सेंटर जो है, सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू एनी स्टेट ओनली ऑन सर्टेन स्पेसिफिक मैटर्स, हर चीज में नहीं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू ए स्टेट ऑन एनी मैटर, कीवर्ड ये है। तो राज्य की सरकारें जो हैं वो काइंड ऑफ कंप्लीट कंट्रोल के अंतर्गत आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, हालांकि दे आर नॉट सस्पेंडेड। दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल लाइन, एक्सट्रीमली क्रूशियल लाइन। दे आर नॉट सस्पेंडेड एज सच। सरकारों को भंग नहीं करा गया, विधानसभा विधान परिषदें काम कर रही हैं। बस बात क्या है कि अब उनको पूरी बात वैसे ही मानकर चलनी है जैसा कि डायरेक्टिव ऊपर से कहां से उनको मिला है, सेंटर से। ठीक है, ये वाली बात क्लियर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टिव मिला स्टेट को इस केस में कि तुम्हें ऐसे ऐसे करके काम करना है और हम किसी भी मैटर पर तुम्हारे लिए तुम्हें डायरेक्शन दे सकते हैं कि तुम्हें ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकते हैं कि तुम्हें ऐसी वे में किसी भी डिसीजन वगैरह को या किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। अगर इस केस में स्टेट्स अगर सेंटर के डायरेक्टिव को मानने से मना कर दें, अब आप कहोगे मना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सस्पेंड तो नहीं हुए ना, चल तो रहे हैं, बस डायरेक्टिव फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्टिव किसका फॉलो करना पड़ेगा, सेंटर का। तो अगर वो मना कर दे मानने से, तो क्या ये एक एडिशनल ग्राउंड बन सकता है क्या श्रेया, कि राज्य की सरकार ने सेंटर के डायरेक्टर को मानने से मना कर दिया तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए इस राज्य के ऊपर। अब जो नहीं कह रहे हैं आप में से या हाँ कह रहे हैं, उनको मैं एक हिंट देना चाहूंगा। हमने इस चैप्टर में 2 बार 3 बार लगातार ये वाली बात पढ़ी है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में मल्टीपल प्रोविजन सेम टाइम पर, सॉरी मल्टीपल प्रोक्लेमेशन सेम टाइम पर जारी कर सकते हैं। अब बताओ अपना आंसर। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, मतलब मल्टीपल प्रोक्लेमेशन मतलब ये इस टाइम पर ये दे सकते हैं। शायनी, मुझे आप सोच समझ के बताओ, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, मेरी बात पहले समझ में आ रही है शायनी आपको, ये ठीक बात है कि नहीं है? जब सरकार ध्वस्त नहीं है, सरकार भंग नहीं हो रखी है, विधानसभा विधान परिषद काम कर रहा है, सरकार है, बात सिर्फ कितनी सी है श्रेया, कि उनको इस टाइम पर, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, सेंटर के डायरेक्टिव को शब्द लफ्ज ब लफ्ज वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है ना। अब वो फॉलो करने से मना कर दे, मना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? रोका किसी ने क्या? कोई बदतमीजी करने पर आ जाए उसको कोई रोक सकता है? नहीं ना। तो क्या ये श्रेय के एडिशनल ग्राउंड बन सकता है कि यहां पर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, स्टेट लेकिन बदतमीजी करे, और एक गवर्नर जो है खत लिख दें सेंटर को, प्रेसिडेंट को, कि आपकी डायरेक्टिव को इन्होंने नहीं माना। डायरेक्टिव तो यही होता है, 365 इसी वजह से लगती है ना निर्भय, ग्राउंड ही यही होता है उसका, कि सेंटर ने जो डायरेक्टिव दिया था स्टेट ने उसको माना नहीं। तो शाइनी एडिशनली यहां पर क्या 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी लग सकती है? पर सोच के देखो ना, वो मैं क्या कह रहा हूं, वो बदतमीजी कर रहे हैं ना, फिर तो वो मान ही नहीं रहे हैं इस टाइम पर, तो फिर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लो कि वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन है, शायनी परिस्थिति है, राज्य ऐसे टाइम पर बदतमीजी करना शुरू कर दे राज्य की सरकार के, नहीं हम तो मजे लेंगे केंद्र सरकार के, और कमिंग इलेक्शंस के अंदर इसी बात को ग्राउंड बनाएंगे कि आपातकालीन की ऐसी स्थिति में जब दूसरा देश हमारे ऊपर युद्ध कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल नहीं पाई राज्य को, जबकि बदतमीजी राज्य की सरकार कर रही है जानबूझकर, क्योंकि वहां पर अपोजिशन पार्टी और वो हरवाना चाहती है कमिंग इलेक्शन में, उस ग्राउंड को आधार बनाकर। बताओ शनि, विपरीत परिस्थिति तो है ही ना ये। कभी सोचा इस बारे में आप लोगों ने, ऐसा कभी हो सकता है? अब मैं एक हिंट देता हूं। हाँ प्राची, कुछ बोल रहे हो, बोलो बोलो। नहीं हो सकता है? क्यों? 2 इमरजेंसी नहीं लगती हैं?
एक साथ दो इमरजेंसी नहीं लग सकती हैं। ये चैप्टर तो मुझे स्टार्टिंग में समझा रहा था कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशंस के रिगार्डिंग मल्टीपल प्रोक्लेमेशन जारी कर सकते हैं। अगर एक साथ नहीं लग सकती है तो एक परिस्थिति मान लो 1990 का समय है, ये देश हमारा जूझ रहा है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने लोन देने से मना कर दिया और पाकिस्तान और चाइना से हमारा युद्ध हो गया गंभीर तरीके से। अब मुझे बताओ 360 लगेगी, 352 लगेगी, एक लगेगी या दोनों लगेंगी? अब मुझे बता दो जरा। आर्टिकल 360 की वजह से चाइना पाकिस्तान ने जो हम पे अटैक करा वो समझ जाएंगे, या फिर आर्टिकल 352 की वजह से जो फाइनेंशियल परिस्थिति बिगड़ गई है वो सुधर जाएगी? बता दो। और 360 को लगाना इस केस में अनिवार्य इसलिए है क्योंकि शाइनी फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोर मुद्दा ये कहता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत कि किसी भी सर्वेंट को, गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह ऑफिसर्स को, चाहे वो जजेस हो, सबकी सैलरी रोकी जा सकती है उस टाइम पीरियड के लिए, राइट? आप बताओ प्राची अपना आंसर। और ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सिचुएशन ही तो है ईशा, नहीं आ सकती सिचुएशन सामने देश के दरवाजे के सामने एक साथ दोनों। बल्कि बेस्ट मौका है चाइना और पाकिस्तान के लिए तो कि इंडिया की फाइनेंशियल स्थिति अगर ऐसे बिगड़े अटैक कर दो। लॉकडाउन की, कोविड की फर्स्ट वेव याद है? जब हम जूझ रहे थे सारी चीजों से, चाइना हम पे बॉर्डर पे अटैक कर रहा था, याद है? मैं इमरजेंसी का केस नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, जब पूरी दुनिया देख रही थी कि चाइना कितना एग्रेसिव वे में एक्ट कर रहा है उस टाइम पर हमारे साथ। है ना? तो बताओ, अब मुझे अपना आंसर बताओ। और एक हिंट में एक और दे देता हूं आपको आपका आंसर बताने से पहले। शाइनी, अगर इस केस में श्रेया आर्टिकल 365 के अंतर्गत हम लोग प्रेसिडेंट रूल को इनवाइट कर लें, उस टाइम पर सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी? फिर सरकार को सस्पेंड करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता? बताओ। हो जाएगा। अब ये बेस्ट परिस्थिति है उसकी बदतमीजी को रोकने के लिए कि नहीं है? बताओ। है ना? अब अपना आंसर मोल्ड करके मुझे बताओ। और एक बात क्यों भूल जाते हो यार प्राची, नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये है क्या कि हमने नेशनल इमरजेंसी बोल दिया तो पूरा देश उसकी छत्रछाया में बिछ गया है? यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सिर्फ यही तो पढ़ रहे हैं ना कि पूरे देश का फेडरल सिस्टम यूनिटरी हो जाएगा। लेकिन अगर वो डायरेक्ट और जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो सेंटर से आ रहे हैं वो हर एक मैटर पे स्टेट को मानने पड़ेंगे। लेकिन आप मुझे सिचुएशंस तो बताओ पहले, आप सब लोग हाँ या ना बोलने से पहले। शाइनी, यहां पर स्टेट मना कर सकता है सेंटर के डायरेक्टर को मानने से, हाँ या ना, ऐसी परिस्थिति में कि उसका कि मतलब बहुत अच्छी स्टेट बन जाएंगी, बहुत एथिकल स्टेट बन जाएंगे, नहीं नहीं हमें तो देश को बचाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है? क्योंकि बात हमेशा यहाँ पर वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन की नहीं होती ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस की भी तो हो सकती है। मतलब हालांकि वो वर्ड रिप्लेस हो गया आर्म्ड रेबेलियन, उसकी भी तो हो सकती है। लेकिन स्टेट आपको लग रहा है यहाँ पर इतने अच्छे की सारे बात मानेंगे ही? कभी नहीं हो सकता ऐसा कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के डायरेक्टिव को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मानने से मना कर दे। कभी नहीं होगा ऐसा। बताओ। हो सकता है ना? अब आर्टिकल 352 यहां पर संभाल लेगा स्टेट को अकेले? बताओ। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? एडिशनली आ सकता है। और हमें करना क्या यहां पर? बदतमीजी किस चीज की है? स्टेट गवर्नमेंट की। 352 के लेकिन अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड होगी क्या? और सिचुएशन को संभालना है तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? हमें सस्पेंड डिसॉल्व नहीं, गवर्नमेंट नहीं, वो विधानसभा होती है, हाँ, मतलब सस्पेंड करना पड़ेगा उसे। और ये सस्पेंशन का केस या फिर विधानसभा के डिसोल्यूशन का केस कौन से आर्टिकल के तहत बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ 365। ठीक है? ऐसे सोचा करो, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस लिया करो। मैं आपको बताता हूं जिन चीज़ों को आप एक दिन में अपनी आंखों के नीचे से गुजारना चाहते हो कैजुअल तरीके से, यूपीएससी के टीम मेंबर 365 दिन एक एक लाइन पे गुजार रहे हैं। इसलिए वो 100 क्वेश्चंस की ऐसी बास्केट क्रिएट कर पाते हैं जहां पर आपकी पढ़ी हुई नॉलेज, लिखा हुआ ज्ञान, समझा हुआ ज्ञान सब आपको ऐसा नजर आता है कि आपकी पूरी एक साल की प्रिपरेशन वेस्ट गई है। क्योंकि ये बातें नहीं दे रखी है ना, अब हर कुछ बुक थोड़ी ना बता देगी आपको। और एडिशनली कितना सर्च कर लोगे? आपको क्या पता है कि गूगल पे जाके क्या सर्च करना है आपको?
बातों को अभी और क्लियर करेंगे, जो जितनी भी सरकमस्टेंस मैंने आपको दी और क्लियर करेंगे, अभी चैप्टर प्रोसीड होने दो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। लेजिस्लेटिव जो ये है फैब्रिक है, ये कैसे चेंज होता है इसको जानते हैं। एग्जीक्यूटिव फैब्रिक समझ में आया सबको? शाइनी, श्रेया, प्राची, निर्वैर, जैद, सबको? क्या नहीं कहा? हाँ, इसमें 352 के अंतर्गत सस्पेंड होगी गवर्नमेंट चलती रहेगी। सिर्फ एक ही परिस्थिति है, सेंटर के डायरेक्टिव को स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से बखूबी तरीके से लफ्ज ब लफ्ज निभाए, फॉलो करे। श्रेया क्लियर है? ईशा, आर्यन, ठीक है, आगे बढ़े, लेजिस्लेटिव पे बढ़े ईशा। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर पार्लियामेंट बिकम्स empowered टू मेक लॉस ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेटस, क्योंकि हम लेजिस्लेटिव डोमेन पढ़ रहे हैं इसलिए लॉ मेकिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं। पार्लियामेंट एम्पावर्ड हो जाता है कि वो लॉ बनाए किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है। अगेन एक चीज क्या शो कर रहा है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अब कन्वर्ट कैसे हो गई है, यूनिटरी। लॉ मेकिंग की सारी पावर पूरे देश के रिगार्डिंग किसके हाथों में आ गई है, सेंटर। और अब कौन से स्केड्यूल की मर्यादा नहीं रही है, 7th। तो ऑल्दो लेजिस्लेटिव पावर जो है स्टेट लेजिस्लेचर की, इट इज नॉट सस्पेंडेड, ऐसा नहीं कि उसको छीन लिया गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन इट बिकम्स सब्जेक्ट टू द ओवर राइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। कहने का मतलब यहां पर ये है, एक अच्छी इंटरप्रिटेशन बताता हूं मैं आपको इस चीज की, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा प्रीलिम्स के अंदर। देखो दो बातें हैं यहां पर, स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट टॉपिक्स मेंशन्ड है जहां पर राज्य की सरकारें कानून बनाने के लिए सक्षम है, ये सक्षमता बरकरार है, ठीक है। 7th शेड्यूल की मर्यादा भंग उस केस में होगी, या फिर 7th शेड्यूल यहां पर नॉनसेंस वैसे प्रतीत होगा कि 7th शेड्यूल तो बात करता है ट्रू फेडरेशन की, पावर डिवाइडेड है लॉ मेकिंग के टर्म्स में इस कदर कि केंद्र सरकार अपने दायरे में कानून बनाए, राज्य सरकारें अपने दायरे में कानून बनाए। हाँ, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंकरेंट लिस्ट में भी ये होता है ना कि अगर क्लैश होता है तो कौन से वाले कानून को माना जाता है ज्यादा, जो पार्लियामेंट ने बना रखा है, राइट, उसका कानून प्रिवेल करेगा। इस चीज में कोई डाउट है? पहले आप बताइए मुझे, पहली एनालिसिस नहीं ना। अब दूसरी बात को जानते हैं। दूसरी बात यह है, यहां पर नेशनल इमरजेंसी के केस में 7th शेड्यूल बरकरार है, लिस्ट सिस्टम बरकरार है, और बात करें प्रिसाइसली स्टेट लिस्ट की, उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर्स की और विधानसभा की इस पावर की, क्या वो लॉ मेकिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो लेजिस्लेटिव पावर स्टेट लेजिस्लेचर की सस्पेंडेड नहीं है। एक तो ये हो गया आपके लिए बोनस पॉइंट। लेकिन अब वो ये वाली लाइन क्यों कह रहा है, ये लाइन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट बिकम सब्जेक्ट टू द ओवर राइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई एक टॉपिक मेंशन्ड है स्टेट लिस्ट में, विधानसभा ने उसके ऊपर कानून बना दिया। नेशनल इमरजेंसी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर विधानसभा ने उसके ऊपर कानून बना दिया, ठीक है भाई, क्या वो कानून बरकरार रहेगा? मैं सिर्फ अभी आपको एक सरकमस्टेंस दे रहा हूं, मैं आगे पीछे की कोई बात नहीं कर रहा। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक में से, सब्जेक्ट मैटर पे से एक पर्टिकुलर स्टेट की विधानसभा ने कानून बना दिया, क्या वो संविधान, क्या वो कानून बरकरार रहेगा? बिल्कुल रहेगा। लेकिन अब पार्लियामेंट ये चाह रहा है, नहीं नहीं, ये कानून ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कुछ फेरबदल होनी चाहिए, ये कानून आना ही नहीं चाहिए, या फिर इस कानून को इस फॉर्म में लेकर आया जाए। तो क्या अब विधानसभा अपनी अपनी चला सकता है इस केस में, या फिर पार्लियामेंट की चलेगी? अभी बताओ, बस यही एनालिसिस देनी थी मुझे आपको। चलेगी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की, यानी कि शाइनी, जब तक पार्लियामेंट कुछ नहीं बोल रहा ना आर्यन विधानसभा को लॉ मेकिंग के टर्म्स में, तब तक विधानसभा ऑल गुड जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन श्रेया, जिस टाइम पर पार्लियामेंट ने सोच लिया कि भाई ये सब्जेक्ट मैटर के ऊपर हम लॉ मेकिंग को इस कदर मोल्ड करना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं
नहीं लेकर आना चाहते हैं, विधानसभा को ऐसा नहीं करना चाहिए था या लेकर आना चाहिए था, तो उसमें ये भी डालना चाहिए था, ये निकाल देना चाहिए था। तो पार्लियामेंट ये करने के लिए पूरी तरीके से क्या सक्षम है श्रेया? है मयूर? बिल्कुल है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कर सकता है पार्लियामेंट ऐसा? हम्म? नहीं। 10, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इज सस्पेंडेड। 2, स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट सस्पेंडेड। इन ब्रीफ, कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी बन जाता है रेदर देन फेडरल। अब मैं आपको एक बोनस लाइन लिखवाता हूं आज, कभी आप भूलोगे नहीं इस चीज को। जब भी आप ये वर्ड पढ़ते हो, अब तो आपको बहुत मतलब जबान पे रट्टा चढ़ गया इस वर्ड का बिल्कुल, कि वी हैव फेडरेशन विद यूनिटरी बायस, वी हैव फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी परिस्थिति में इट बिकम्स यूनिटरी रेदर देन फेडरल। ठीक है, आप यहां पर एक लाइन और ऐड कर लो। जब भी आप ऐसे किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये लिखना चाहते हो या फिर ये बात आ जाती है प्रोविजन की कि कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स यूनिटरी रेदर देन फेडरल, विदाउट without suspension of state legislatures and their लॉ मेकिंग पावर्स। क्लियर है? अभी लाइन ज्यादा मीनिंगफुल है। इस टाइम पर कह रहे हो? इस टाइम पर? हाँ 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 हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, कुछ कोई मर्यादा नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगी, हमेशा चलेगी पार्लियामेंट की, तुम कुछ भी कर लो उस केस में। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर की कटे से बोल रहा हूँ कि तुम कुछ भी कर लो उस केस में, पार्लियामेंट ने अगर जो चीज़ कर दी है, अब तुम, मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो कि स्टेट लेजिस्लेचर के ऐसा कानून लेकर आया कि हमारी पावर को छिड़े नहीं जा सकता, हमारी लॉ मेकिंग को छिड़े नहीं जा सकता। जितना मर्जी चिल्लाते रहो, कुछ भी लिखते रहो, वो सिर्फ एक नॉर्मल ऐसी चीज़ है कि रेत पे लिखी हुई चीज़ है, राजू लसरानी, और लहर आई पार्लियामेंट की और धुल गई सब। ठीक है। लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, इट बिकम्स इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट। जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाए हैं स्टेट सब्जेक्ट्स पर नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, छेड़ा ना पार्लियामेंट ने यहाँ पर अभी स्टेट डेज के टॉपिक्स को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं जब इमरजेंसी हट जाए उसके 6 महीने बाद। ठीक है, तो नोटेबली वाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, प्रेसिडेंट उस टाइम पर ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकते हैं ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स ऑल्सो, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो। पार्लियामेंट का सेशन में ना होना मतलब क्या? देखो कितनी, मतलब कितनी ज्यादा गंभीर लाइन है ये, 3 लाइनों में कितने सारे मीनिंग छुपे हुए हैं। पहले बोल रहा है, पहली लाइन आपको, जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो रखी है, वो ऑपरेशन में है, चल रही है नेशनल इमरजेंसी, नंबर 1 बात तो ये। दूसरी बात कह रहा है कि उस टाइम पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकते हैं। अब समझने वाली बात साला ये है कि अभी तो ये हमें बता रहा था नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर बनाएगी कानून, पार्लियामेंट बनाएगा यानी कि कानून, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को चेरी पिकिंग करते हुए। तो ये प्रेसिडेंट का रोल कहां से आ गया ऑर्डिनेंसेस का नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर?
क्योंकि एक सेकेंड आर्यन, क्योंकि तीसरी बात वो ये कह रहा है हमसे कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है इस टाइम पर। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ये क्या बात हुई? इस लाइन का मतलब क्या है श्रेया, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है? लोकसभा डिसॉल्व हो गई यार, राज्यसभा तो रहेगा। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? दोनों हाउसेज की ज्वाइंट कॉम्पोजिशन ना, मतलब ज्वाइंट कॉम्पोजिशन ऐसा कि दोनों हाउसेज साथ में है ना, यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। राज्यसभा को तो वैसे भी कोई नहीं छेड़ सकता। क्यों आ रहे हैं? शायनी, ऐसा पॉसिबल है कि राज्यसभा को कोई छेड़ दे इस टाइम पर, किसी भी टाइम पर? नहीं, सिर्फ लोकसभा का अस्तित्व गायब है यहाँ से। तो वाइल प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, अब जब देखो, लॉ मेकिंग के लिए दोनों हाउसेस होना जरूरी होते हैं शरीर साथ में कि नहीं? बिल्कुल। और जब ऐसा ना हो तो हमारे पास विंडो क्या होती है लॉ मेकिंग की? ऑर्डिनेंस। अच्छा, ऑर्डिनेंस क्या सिर्फ इमरजेंसी के केसेस में रह जाते हैं कि जब देश में इमरजेंसी चल रही हो तभी ऑर्डिनेंस आएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो नेशनल इमरजेंसी हैज बिकम इनऑपरेटिव, इट बिकम्स इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट। तो प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन जब लगी हो, तो वाइल द प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेज ऑन द स्टेट सर्विस ऑल्सो, अगर पार्लियामेंट उस टाइम पर सेशन में नहीं है। फर्दर, पार्लियामेंट पावर भी कन्फर कर सकता है और ड्यूटीज इंपोज कर सकता है सेंटर के ऊपर या उसके ऑफिसर्स के ऊपर या सेंटर की कुछ अथॉरिटीज के ऊपर, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स आउटसाइड द यूनियन लिस्ट। यानी कि पार्लियामेंट उन एडिशनल सब्जेक्ट मैटर्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है जो कि यूनियन लिस्ट के नंबर से बाहर है। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट मैटर्स हैं श्रेया, हैं प्राची? $97। अगर ये एडिशनली दे रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि श्रेया 103, 104, 105 तक बढ़ा सकता है ऐसे टाइम पर पार्लियामेंट। बिल्कुल, कितने भी कोई टेंशन नहीं है। तो पार्लियामेंट कैन ऑल्सो कन्फर पावर्स एंड इम्पोज ड्यूटीज सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऑफिसर्स के ऊपर, अथॉरिटीज के ऊपर, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स आउटसाइड द यूनियन लिस्ट, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द लॉस मेड बाय इट अंडर इट्स एक्सटेंडेड ज्यूरिसडिक्शन। एक्सटेंडेड ज्यूरिसडिक्शन क्यों क्या रखा है यहाँ पर हमने? क्योंकि उसको टॉपिक सब्जेक्ट मैटर्स कौन से मिल रहे हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर वाले या उससे बाहर वाले भी? बाहर वाले, तभी तो एक्सटेंडेड ज्यूरिसडिक्शन है। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई, इस वजह से हुआ है ऐसा। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जो था, इट प्रोवाइडेड दैट द टू कॉन्सिक्वेंसेज मेंशन्ड अबव, एग्जीक्यूटिव फैब्रिक और लेजिस्लेटिव फैब्रिक, इट एक्सटेंड्स नॉट ओनली टू अ स्टेट जहां पर इमरजेंसी ऑपरेशन है बट ऑल्सो टू एनी अदर स्टेट। अच्छा, ये क्यों लिखा हुआ है कि इट नॉट ओनली एक्सटेंड्स टू अ स्टेट जहां पर इमरजेंसी ऑपरेशन में? ये तो हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। तो शाइनी ये क्यों कह रहा है कि नेशनल इमरजेंसी एक पर्टिकुलर स्टेट में लगी हुई है, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, एक पार्ट में भी ले सकते हैं। नेशनल कितनी बार बताओ यार, नेशनल इमरजेंसी क्या ये जरूरी थोड़ी ना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, पूरा देश उसकी छत्र छाया के अंदर कवर हो जाएगा, ऐसा है क्या? एक स्टेट या विद इन दैट स्टेट उसके एक एरिया में भी तो लग सकती है। राज्य का भी ये मतलब है क्या पूरे राज्य में लग जाएगी? लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं फाइनेंशियल फैब्रिक की। जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो तो प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, कि पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। दिस मीन्स दैट president can either reduce or cancel the transfer of finances from center to the states। यानी कि प्रेसिडेंट यहां पर किसकी बात को थोड़ा सा नकारा कर रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं? गुड, फाइनेंस कमीशन। और
फाइनेंस कमीशन का गठन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? इज इट अ परमानेंट बॉडी? हर कितने साल में इसका गठन होता है? किसके द्वारा? गुड। अब निर्वैध तुम फील कर पा रहे हो फाइनली अपनी नॉलेज में थोड़े थोड़े चेंजेस मेरी स्ट्रैटेजीज के बाद? अब तो आपके जवाब ऑन द स्पॉट आ जाते हैं। गुड। अब घमंड में मत आ जाना इन बातों को सुन के, इम्प्रूव करते जाओ और ज़्यादा। तो वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसीज इन ऑपरेशन, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इसका मतलब ये प्रेसिडेंट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं जो भी फाइनेंस मतलब पैसा जो ट्रांसफर हो रहा था सॉरी फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट्स, जिसको हम लोग बेसिकली कैसी इकोनॉमिक्स में कैसी भाषा में जानते हैं? टैक्स डिवोल्यूशन, राइट? जनरली टैक्स वाला पैसा, जनरली कह रहा हूं मैं, ऑलवेज नहीं कह रहा, जनरली टैक्स वाला पैसा ही जाता है ना? और उसमें भी कौन सी तरीके का पैसा नहीं जाता? सेस एंड सरचार्ज। तो सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर in which the emergency ceases to operate. Also, every such order of the president has to be laid before both the houses of the parliament. वो इसलिए पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा राष्ट्रपति को अपने किसी भी ऐसे ऑर्डर को। वो दोस्तों सिर्फ इस वजह से क्योंकि राज्य की सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा जो अभी तक पैसा मिल रहा था और वो रुक जाए तो उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम, यू कैन इमेजिन, उनका पूरा बजटरी एक्सपेंडिचर, उनके एस्टिमेटेड रिसीट्स, रेवेन्यू, जो भी खर्चा करना था उनको, प्रोजेक्ट्स थे उनके, कुछ भी चीज़ें थी वो सारी रुक जाती, जिसकी वजह से बात सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की नहीं होती, लेकिन एक नॉर्मल पब्लिक मशीनरी या पब्लिक की सहूलियत के लिए जो पैसा खर्च करना था राज्य सरकारों को वो भी तो रुक जाता है उससे, है ना? ये चीज़ है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। ये जो हम फाइनेंशियल फैब्रिक पढ़ रहे हैं ये हम लोग कौन से आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? थ्री 352 की तरह पढ़ रहे हैं ना? लेकिन ये पूरी टोन किसकी तरह साउंड कर रही है भी निर्भय? आपने क्या बोला? 360 की तरह साउंड कर रही है ना? बस डिफरेंस इतना ही है। मैंने अभी क्या बोला, मैंने क्या पूछा सवाल, मुझे पता लग जाता है कि ट्रैप्स कहाँ बिछाने हैं और यही एग्जामिनर करते हैं। ये पूरी लाइन अगर आ जाए, निर्भय अगर होता आंखें बंद करके कह देता ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के पॉइंट्स हैं। मैं एक समझदारी के लिए बता रहा हूँ निर्भय आपको, सारे लोगों को, आपको ये पहचानना पड़ेगा। बिल्कुल मानता हूँ ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे पॉइंट्स ही साउंड कर रहे हैं, लेकिन संविधान में जो चीज जिस कॉलम में लिखी हुई है हमें तो वैसे ही मानना पड़ेगा ना। इसमें सारी फाइनेंशियल मैटर्स की बातें हो रही हैं तो आपको लगेगा बस जहां पर फाइनेंशियल मैटर की बातें हो रही हैं कि पॉइंट्स देखो, जैसे स्टेटमेंट देखो यूपीएससी क्या क्या बनाएगा, आप हर जगह फुल स्टॉप को एक पॉइंट मान लो। जब नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन लगी हो तो प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन को कि रेवेन्यू को सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसे ट्रांसफर होगा। आपको कि हाँ भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता होगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट रिड्यूस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस को फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स। आपका दिमाग एक्सटेंडेड वर्जन में इसको सैलरी वगैरह वाली बात जो कम हो जाती है या कैंसिल हो जाती है, कैंसिल इन द सेंस कि उस टाइम के लिए हॉल्ट हो जाती है, मिलती नहीं है जजेस को, किसी भी ऑफिसर को, एक चपरासी से लेकर पीएम तक को सबकी हॉल्ट करी जा सकती है। हमारे देश में कभी लगी नहीं तो हम जानते नहीं, लेकिन अगर बहुत गंभीर हो जाए तो भाई किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग ये ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस से लेकर सैलरी तक चला जाएगा। आप कहोगे ये भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का पार्ट है। अब ऐसी कोई मॉडिफिकेशन कंटिन्यू रहेगी टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जहां पर इमरजेंसी जो है जब तक हट नहीं जाती है, इट सीजेस टू ऑपरेट, तो फाइनेंशियल ईयर वर्ड आएगा तो अब अगेन आपको लगेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट का ऑर्डर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के सामने रखना पड़ेगा। 4 स्टेटमेंट्स और चारों में से किसी में भी आपको डाउट नहीं होगा कि भाई ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का पार्ट नहीं है। 352 तो छोड़ ही दो, 360 के दायरे के बियॉन्ड आपका दिमाग जाएगा ही नहीं। पॉइंट जाने या ना जाने की नहीं है। मैं आपको क्या बोलता हूं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस
एंड टेक, यहाँ पर जो चीज़ें जिस कंटेक्स्ट में बिल्ड करी गई हैं, लिखी गई हैं, होती हैं, वो वैसी काम करेगा। साइंस में फिर भी रैशनैलिटी काम करती है। इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में आपको एज इट इज चीज़ों को मानना पड़ता है। बहुत बार आपके पास जवाब नहीं होता चीज़ों का कि भाई ऐसा क्यों। 6 मंथ्स को लिखा हुआ है, 180 डेज को नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 6 महीने 180 डेज नहीं होता। एक साल हमेशा 365 दिन नहीं होता। ये वाला साल 365 दिन का साल ही नहीं है, जिस साल में अभी हम बैठे हैं 2024 में। अब कुछ चीज़ों का जवाब नहीं होता कि ऐसा क्यों उन्होंने कर रखा है। उन्होंने 2 वीक्स क्यों लिख रखा है, 14 डेज क्यों नहीं लिख रखा है। तो आपको चीज़ों को वैसे ही वो मानना पड़ेगा। जितना भी इन डिबेट्स में उलझे रहोगे या जो भी करके कि मेरे को ऐसा लगता है, मैं तो यही करके आऊँगा, मैं तो यही करके आऊँगी, तो उसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। बात ये है। इसलिए बेटर ये कि आप चीज़ों को प्रिसाइज तरीके से जानो, अपनी फोटोजेनिक मेमोरी को एक्टिवेट करो थ्रू इंटेंस मेडिटेशन, सीमेंट रिटेंशन, या जो भी आपको तौर तरकीबें अच्छी लगती हैं। और लफ्ज़ ब लफ्ज़ जहाँ जो चीज़ें लिखी गई हैं, आपकी आंखों के सामने वो पेज आ जाना चाहिए। इतनी ज़्यादा अपनी मेमोरी को एक्टिवेट करके रखो, क्योंकि नीड ऑफ द आर या एग्जामिनेशन की जो आप जो डिमांड है वो इसी डायरेक्शन में है। क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन तो है ही नहीं, 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली। अब तो इंटेंस आइडेंटिफिकेशन की आपको जरूरत है, और वो तो वही पर्सन कर सकता है जिसकी आंखों के सामने वो पन्ना आ जाए कि उसने कहाँ पढ़ रखा था। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली।